नमस्कार दोस्तों। आज हम 7th क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे पहले हम क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीसीएस विथ गौरी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो पहला जो है कि पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी किस तरह का ग्रह है। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और ये गतिशीलता इसमें किसके कारण है? आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों के कारण ये निरंतर परिवर्तनशील होता है। और जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं तो पृथ्वी जो है एक के ऊपर एक कई संकेंद्रीय परतों से बना है। मुख्यतः तापमान, दाब, ताप इन सब के आधार पे हम जब देखते हैं तो पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट ये वाला जो परत है, सबसे ऊपरी जो परत होता है वो क्रस्ट होता है और इसके मध्यवर्ती परत को हम मेंटल कहते हैं और जो आंतरिक भाग में जो परत होता है उसको क्रोट कहते हैं। अगर हम और इसका विभाजन करें तो क्रस्ट जो होता है, जिसकी गहराई लगभग 0 से 35 किलोमीटर है, ये 2 भागों में बटा है: स्थल मंडल और जल मंडल। और जो मेंटल है यह भी 2 भागों में बटा है: ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल जो है अत्यधिक ताप के का अर्ध पिघली दशा में है और ऊपरी भाग और इसी के ऊपरी भाग में दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जो मैग्मा का स्रोत है। और यही मैग्मा जो पृथ्वी के ऊपर आकर लावा के रूप में प्रकट होती है। इसकी गहराई जो है, इस दुर्बलता मंडल की जो गहराई है लगभग 2500 किलोमीटर है और ये मैग्मा उत्पत्ति का स्रोत है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी स्रोत है। निचली मेंटल जो है ये ठोस अवस्था में है। क्रोट का जब हम बात करते हैं तो ऊपरी क्रोट जो है वो भी अर्ध पिघली दशा में है, जबकि निचला क्रोट जो है ठोस अवस्था में है। तो अगर समानता हम देखते हैं तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है, जो 5 भागों में बटा हुआ है: क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी क्रोट और निचला क्रोट। इस तरह से देखा जाए तो पिघली अवस्था में देखते हैं, अर्ध पिघली दशा में, तो जिसको हम चिपचिपी अवस्था भी कहते हैं, तो 2 जो परत है जो अर्ध पिघली दशा में है, एक है ऊपरी मेंटल, एक है तो ऊपरी परत जो होता है, जो भूपटि का जो ऊपरी परत है, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, उसको परपटी भी कहते हैं, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी या परपटी भी कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग होता है और सबसे पतली परत होता है। इसके 2 भाग है, ये महाद्वीपीय भी होता है और महासागरीय यानी समुद्री सतह भी होता है। 0 से 35 किलोमीटर तक इसकी जो गहराई होती है वो महाद्वीपीय में होती है, समुद्री में यह 5 किलोमीटर तक लगभग होता है। अब महाद्वीपीय जो होता है यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, एल्युमिना खनिज से बना होता है। सियाल Si+Al सिलिका और एल्युमिनियम से, इसी को हम Cl कहा जाता है। और समुद्री सतह जो होता है सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होता है, इसलिए इसे सीमा परत कहा जाता है। तो ये हो गया ऊपरी परत की बात। अब मध्यवर्ती परत जो होता है, जिसे हम मेंटल कहते हैं, ये भी 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। और आंतरिक परत जो होता है, जो क्रोड होता है, यह निकेल और लोहा की बनी होती है। निकेल और लोहा को आप मिलाइए तो नीफे वर्ड बनता है। नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। अगर हम इसके आयतन की बात करें कि पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट भाग पर्पटी पे पाया जाता है, तो लगभग 1% भाग पर्पटी में और लगभग 84% भाग जो होता है मेंटल में पाया जाता है। अब पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा जो है आंतरिक परत क्रोट में पाया जाता है। तो ये हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर इसे समझने में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और क्लास 11 में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है, तो क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। एनसीईआरटी का जो भी बॉक्स में दिया हुआ जो इंफॉर्मेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें जो ये फिगर दिया गया है, इसमें ये बताया गया कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है ये पर्पटी है। इसी पर्पटी का एक भाग है स्थल मंडल और इसका जो मध्यवर्ती भाग है वो मेंटल है। मेंटल भी 2 भाग में मैंने बताया, एक है ऊपरी मेंटल, एक है निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल जो होता है अर्ध पिघली दशा में होता है, निचला मेंटल जो होता है ठोस अवस्था में होता है। क्रोड और मेंटल इसी में सियाल और सीमा होता है। अभी हमने पढ़ा पर्पटी का ही भाग होता है सियाल और सीमा।
और जो और जो क्रोड कहा, आंतरिक क्रोड, जो क्रोड होता है उसके भी दो भाग होते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो मेंटल क्रस्ट, मेंटल और कोड क्रोड, ये तीन के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसमें एक फिगर है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पे जो ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, ये एक पहाड़ नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना ऊंचा है उतना गहरा भी है। तो एक वैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है, भूगोलवेताओं का, कि जो पार्ट पृथ्वी के जितना ऊपर होगा, जड़ें उसकी काफी गहरी होंगी। इस थ्योरी को हम आइसोस्टेसी थ्योरी यानी भूस्थैतिक का सिद्धांत कहते हैं। चूंकि पृथ्वी जो है घूर्णित अवस्था में है, बताया गया है कि किस तरह से इसकी जड़ें गहरी हैं और ये पृथ्वी के घूर्णन में किस प्रकार मदद करता है। अब आते हैं हम सेल और खनिज के बारे में। सेल और खनिज क्या है? सेल जो होता है, पृथ्वी की प्रकृति पर अनेक प्रकार के सेल पाए जाते हैं, और यह सेल जो होता है खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड होता है। अगर सेल पदार्थ की हम प्रकार की बात करें तो सेल तीन प्रकार का होता है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्री सेल। आग्नेय का जो अर्थ होता है, आग्नेय का मतलब जो इंग्लिश वर्ड होता है इग्नियस होता है। यह लैटिन शब्द जो है इग्नस से बना है, जिसका अर्थ जो होता है अग्नि होता है। आग्नेय सेल जो होता है, ये द्रवित मैग्मा, यानी जो भी आंतरिक भाग में मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस रूप में ग्रहण होता है तो उसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। यानी आंतरिक भाग में जो भी मैग्मा होता है वो ठोस होकर जब लावा के रूप में प्रकट होता है या आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप ग्रहण करता है, इससे निर्मित जो पदार्थ होता है वो आग्नेय सेल होता है, और ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगर इसके प्रकार को देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी होता है, एक बहिर्भेदी होता है। अंतर्भेदी मतलब जब मैग्मा जो है कभी कभी क्या होता है कि भूपट्टी के अंदर ही यानी गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और चूंकि हवा वगैरह के संपर्क में नहीं आता है तो काफी टाइम में और यह ठंडा होता है, जिसके कारण इसकी संरचना जो होती है बड़े बड़े दाने के समान होती है और मजबूत संरचना पाई जाती है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? लेई और मसाला बनाने में, यानी इमारत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आपने लेकोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, ये सब का जो नाम सुना होगा, ये अंतर्वेदी सेल के उदाहरण है। बहिर्वेदी अग्नेय सेल हुआ जब द्रविड़ मैग्मा जो सतह पे आता है, यानी जो मैग्मा जो लावा के रूप में सतह पे आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, उसे हम बहिर्वेदी अग्नि सेल कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? महीन दाने के समान होती है। इसका उदाहरण है दक्कन का पठार, यानी बैसाल्ट चट्टान से यह निर्मित है। और आप जानते हैं कि दक्कन के पठार पे काली मृदा पाई जाती है, और यह बैसाल्ट चट्टान के ही अपरदन और निक्षेपण से निर्मित मृदा है। और यहाँ पे आग्नेय सेल में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान, दबाव, दाब ये सब अत्यधिक पाया जाता है, तो जीवाश्म यहाँ अगर होंगे भी तो ये बच नहीं पाएंगे, इसलिए जीवाश्म विहीन चट्टान होता है ये। दूसरा जो सेल होता है वो होता है अवसादी सेल। इसका अन्य नाम है सेडिमेंट्री रॉक भी इसको कहते हैं। लैटिन शब्द होता है स्थिर होता है। यह अपर्दन और निक्षेपण दोनों कारकों के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है, यानी लुढ़क कर, चटक कर, टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। यानी अपर्दन के कारक पवन हो गया, नदी, हवा, सागरीय तरंग इत्यादि के कारकों के कारण, और निक्षेपण, निक्षेपण यानी जमाव के कारकों के कारण ये उत्पन्न होता है। यह अदृढ़ अवसाद जब यही अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं तो इसे अवसादी सेल कहते हैं। और यह जीवाश्म युक्त चट्टान होता है। साथ में यहाँ पे आप पेट्रोलियम, कोयला सबके जो भंडार पाए जाते हैं इस चट्टान में पाए जाते हैं। तीसरा जो चट्टान होता है वो होता है कायांतरित, जिसे हम मेटामॉर्फिक चट्टान भी कहते हैं। ये ग्रीक शब्द जो होता है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। आग्नेय और अवसादी चट्टान, जब ये दोनों चट्टान, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, जो उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है, तो इससे कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इसके उदाहरण क्या क्या हुए? कायांतरित चट्टान का हम उदाहरण देखते हैं। इसमें तापमान और दाब का बहुत बड़ा योगदान होता है। आग्नेय अवसादी चट्टान जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चिकनी मिट्टी जब है वो स्लेट में परिवर्तित हो गई, चूना पत्थर जो होता है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसके उदाहरण ही है
कैंथी सेल के ये उदाहरण है। एनसीईआरटी का जो बॉक्स है वहां पे ये वर्ड दिया है कि लैटिन शब्द इग्नियस जो है, लैटिन शब्द इग्नस से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ स्थिर होता है। मेटामॉर्फिक मतलब मेटाफोरस वर्ड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि आग्नेय सेल में जीवाश्म विहीन होता है, अवसादी सेल जो होता है जीवाश्म युक्त होता है। तो जीवाश्म मतलब सेलों की परतों में दबे जो मृत पौधे जीव जंतुओं के अवशेष को ही हम जीवाश्म कहते हैं। अब सेलों के उपयोग के बारे में बताते हैं। चूंकि सेल जो होता है विभिन्न खनिजों के प्राकृतिक पिंड से बना है, और खनिज जो है प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है इसमें। इसका उपयोग हम विभिन्न मानवीय जीवन में, ईंधन में, उर्वरक में, उद्योग में, औषधि आदि में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कई तरह सड़क, घर, इमारत बनाने में भी खनिजों का उपयोग है। अब हम इस सेल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। इसी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल चक्र। यानी किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक निश्चित दशा में ये सेल चक्र जो है, निश्चित दशा में एक प्रकार का सेल जो है चक्रीय तरीके से, यानी जो सेल है ये एक चक्रीय प्रक्रिया से एक दूसरे फॉर्म में, एक दूसरे रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो आग्नेय सेल है, यानी मैग्मा वगैरह के गर्म होने से, ठंड होने से ये आग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। मैग्मा जब बाहर आता है या आंतरिक भाग में ठोस होता है तो आग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। आग्नेय सेल का जब अपर्दन और निक्षेपण होता है और उसका अवसाद वगैरह का जमाव होता है तो ये अवसादी सेल में परिवर्तित होता है। अवसादी और आग्नेय ये दोनों सेलों का जब अत्यधिक तापमान और दाब के कारण रूपांतरण होता है तो कैंथी सेलों में परिवर्तित होता है। पुनः जब ये कैंथी सेल मैग्मा के संपर्क में आते हैं तो ये आग्नेय सेल, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है सेल चक्र। चैप्टर अब समाप्त हुआ, और आपको इससे रिलेटेड अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसकी विशिष्ट व्याख्या क्लास 11 के एनसीईआरटी चैप्टर में दी गई है और इसे हम आगे पढ़ाएंगे। और चूंकि एनसीईआरटी के जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके एमसीक्यू जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिससे हम लगभग पीटी में, आने वाले पीटी में 40 से 50 क्वेश्चन को सिक्योर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पीडीएफ, यानी इस बुक का चैप्टर, इसके शॉर्ट नोट्स और इससे रिलेटेड एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर डाउनलोड करके इसे लगा सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू।